19 मई को ईरान के प्रेसिडेंट, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और टॉप लीडरशिप को कैरी करता हुआ एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। खबर आ रही है, हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत। रईसी की मौत की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। President Ibrahim Raisi has been confirmed dead by the Iranian administration and authorities. आज भी तेहरान में नम आंखों से लोगों ने रईसी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन इस बीच रईसी की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दुनिया भर की मीडिया ने अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थियरीज को बताया है। कुछ थियरीज ने ये बताया कि ये क्रैश नेचुरल तरीके से हुआ, तो कुछ ने बताया कि इसके पीछे इजराइल और यूएस का हाथ है, तो कुछ थियरीज ने बताया कि इब्राहिम रईसी के दुश्मन देश के बाहर नहीं, देश के अंदर उससे ज्यादा थे। इब्राहिम रईसी को सुप्रीम लीडर की कुर्सी के लिए सबसे तगड़ा दावेदार माना जा रहा था और शायद उनके सुप्रीम लीडर बनने से ईरान के अंदर सब लोग खुश नहीं थे। कैसे एक देश के प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को बिना वेदर रिपोर्ट कंफर्मेशन के उड़ाया जा सकता है? एक देश के प्रेसिडेंट को 40 साल पुराने हेलीकॉप्टर में उड़ाया जाता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों को डिस्कस करेंगे और एंड में हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत से इंडिया ईरान के रिलेशनशिप्स पर कितना गहरा असर होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इब्राहिम रईसी ने अपने करियर की शुरुआत एक इस्लामिक स्कॉलर के साथ की। उसके बाद वो ईरान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने और वो माना जाता था कि सुप्रीम लीडर अली खमीनी के बहुत करीबी थे ये। 1970s में ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद वहाँ पर एक रेडिकल हार्डलाइनर राइटिस्ट इस्लामिक सरकार बनाई गई और जो भी लोग पॉलिटिकली सरकार के अगेंस्ट थे, कम्युनल सोच रखते थे, हार्डलाइनर कोर रेडिकलिस्ट राइटिस्ट नहीं थे, उन सबको अरेस्ट करने का सिलसिला शुरू होता है। करीब 15,000 प्रिजनर्स को जेल के अंदर कैद किया जाता है और एक कमेटी बनाई जाती है, डेथ कमेटी, जिसके मेंबर इब्राहिम रईसी भी थे। इस कमेटी को ये डिसाइड करना था कि इनमें से कौन से पॉलिटिकल प्रिजनर्स रेडिकलाइज सोच रखते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट करने का फतवा सुप्रीम लीडर ने जारी कर दिया था। तब के सुप्रीम लीडर ने इस फतवे में ये कहा था कि जो भी लोग इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन और उससे बनी सरकार के खिलाफ थे, वो खुदा के खिलाफ थे और उन्हें जीने का कोई हक नहीं। ऑफिशियल ईरान के रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने उस वक्त करीब 1000 से ज्यादा लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया और कई रिपोर्ट ये बताती है कि ये नंबर ईरान ने बहुत डाउन प्ले किया है और असल नंबर इससे कहीं ज्यादा था। इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ग्रुप्स में बुलाया जाता, इनसे कुछ सवाल पूछे जाते ये समझने के लिए कि उनकी पॉलिटिकल बिलीफ और रिलीजनल बिलीफ कैसी है और उसके बाद ये तय किया जाता कि इन्हें एग्जीक्यूट करना है कि नहीं। एग्जीक्यूट करने वाले लोगों को आगे एग्जीक्यूशन सेंटर में भेजा जाता जहां इन्हें फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता। और इसी कांड के कारण इब्राहिम रईसी को एक पॉपुलर टाइटल मिला, बुचर ऑफ तेहरान, यानी ये तेहरान के कसाई थे। हालांकि इब्राहिम रईसी ने कभी पब्लिकली ये नहीं माना कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस किलिंग के अंदर, पर कई रिपोर्ट ये बताती है कि वो एक्चुअली में मेन की रोल प्ले कर रहे थे उस डेथ कमेटी के फैसलों में। पर अब सवाल आता है कि जब इब्राहिम रईसी इतने ज़्यादा हार्डलाइनर कोर इस्लामिक थे, तो फिर अचानक से उनके अपने ही देश में उनके दुश्मन कैसे आ गए? क्योंकि ये माना जा रहा था कि इब्राहिम रईसी नेक्स्ट दावेदार है ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए। अब तक ईरान ने केवल 2 ही सुप्रीम लीडर देखे हैं। 1970s में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद सबसे पहले सुप्रीम लीडर थे अयतोल्ला खमीनी और उनकी डेथ के बाद उनको सक्सीड किया अली खमीनी ने। आज अली खमीनी की उम्र करीब 85 मानी जा रही है और ये माना जा रहा था कि इब्राहिम रईसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस सुप्रीम लीडर की कुर्सी के लिए। बट इससे अली खमीनी के खुद के बेटे खुश नहीं थे और हो सकता है कि शायद इब्राहिम रईसी की दावेदारी को ख़त्म करने के लिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया हो, या फिर इजराइल और यूएस
जिनकी नाक में दम करके रखा था इब्राहिम रईसी ने, क्योंकि इब्राहिम रईसी के कार्यकाल में ही सबसे पहली बार ईरान ने खुल के इजराइल पर एयर स्ट्राइक की। आज से पहले इजराइल के साथ ईरान हमेशा बैक चैनल और अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू वॉर लड़ा करता था, और ये पहली बार था जब ईरान की धरती से सीधा इजराइल के लिए मिसाइल्स फायर की गई। बट इन दोनों ही कॉन्स्पिरेसी थियरीज को साइडलाइन करते हुए एक तीसरी कॉन्स्पिरेसी थियरी भी यहाँ आती है, जो ये बताती है कि शायद इब्राहिम रईसी की मौत एक्चुअली में नेचुरली हेलीकॉप्टर फेलियर के कारण ही हुई थी, क्योंकि वो जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उस हेलीकॉप्टर का नाम है बेल 212। ये एक यूएस मेड हेलीकॉप्टर है और एक करीब 40 साल पुराना हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर यूएस के अंदर बनाया गया था और ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले आया था, बट ईरान के अंदर ये रेडिकलाइज इस्लामिक रूल और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते यूएस ने ईरान के ऊपर कई सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं, और इस वजह से उन्हें इस हेलीकॉप्टर के ना पार्ट्स अवेलेबल करवाए जा रहे होंगे, ना ही सर्विसिंग अवेलेबल हो रही होगी, जिसके कारण ये हेलीकॉप्टर बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका होगा और इसका नेविगेशन सिस्टम मोस्टली डिपेंड करता होगा पायलट के ऊपर, जो कि केबिन क्रू में सीट पे से जितनी विजिबिलिटी रखता होगा उतना ही नेविगेट कर पा रहा होगा। और कई केसेस में देखा गया है कि पायलट के मिस जजमेंट के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं। इंडिया के अंदर भी हमारे CDS चीफ बिपिन रावत जी की मृत्यु भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ही हुई थी, जिसके ब्लैक बॉक्स को जब निकाला गया और स्टडी किया गया तो ये फाइनल वर्डिक्ट लाई गई कि शायद उसके पायलट के मिस मैनेजमेंट और मिस इंटरप्रिटेशन के कारण ही ये क्रैश हुआ है। इब्राहिम रईसी नॉर्दर्न ईरान के ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस में गए थे, जहां पर अजरबैजान के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे, जिनके साथ इब्राहिम रईसी ने वहां एक डैम प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद वो वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे और उनके काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर थे। 2 हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच गए, पर उनका हेलीकॉप्टर वहां के जंगलों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच जाकर क्रैश हो गया। उस दिन के वेदर रिपोर्ट की देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉग से भरा हुआ था और विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर थी। अब तक ईरान की सरकार ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है किसी भी पोटेंशियल फाउल प्ले की तरफ इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश केस में। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी के साथ साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की भी मौत हो जाती है। इस पूरे डेवलपमेंट में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का बयान आता है कि वो असल वजह को किसी भी हाल में ढूंढ निकालेंगे कि कैसे इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और क्या वजह थी उनकी मौत के लिए। यहाँ हमारे लिए समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इब्राहिम रईसी की मौत से ईरान और इंडिया के बीच रिश्ते में क्या असर पड़ेगा। तो ईरान और इंडिया ने अभी एक हफ्ते पहले ही चाबाहर पोर्ट की डील साइन की है, जहाँ इंडिया को चाबाहर पोर्ट का अगले 10 साल का एक्सेस मिल गया है। चाबाहर पोर्ट हमारे लिए स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और उसके काउंटर में हमारे पास चाबाहर पोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And when a long-term arrangement is concluded, it will clear the pathway for bigger investments to be made in the port. Right now, the port has not grown because actually we didn't, if you don't have a long-term agreement, it's very difficult to invest in a port. So the very clear expectation is that the Chabahar port, at least that part of the Chabahar port that we are involved in, that will definitely see more investments. It will see more connectivity link. इस डील पे या रिलेशंस पे कोई गहरे असर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ईरान के अंदर सब कुछ वहाँ का सुप्रीम लीडर तय करता है। प्रेसिडेंट के पास बहुत नॉमिनल पावर्स होती है और सुप्रीम लीडर आज भी अली खमीनी ही है। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे पेज विचार कंपनी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम ऑलरेडी इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, उसे चेकआउट करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक ज़बरदस्त जियोपॉलिटिकल खबर के साथ।